9th of August 2024 आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। सुबह के अराउंड 7:30 बजे उसी हॉस्पिटल का एक स्टाफ कॉलेज के 4th फ्लोर पे मौजूद एक सेमिनार हॉल की तरफ जाता है। जब वो उस हॉल के अंदर एंटर करता है तब जो उसने वहाँ पे देखा वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। उसने देखा कि एक लड़की अधनंगी हालत में उसी हॉल के फ्लोर पर गिरी हुई थी एंड उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था। ये देखते के साथ ही वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड चिल्लाते हुए हॉल के बाहर जाता है। उस स्टाफ के चिल्लाने की आवाज सुन के आसपास के बाकी के लोग भी उस हॉल की तरफ जाने लग जाते हैं। फॉर्चुनेटली क्योंकि वो एक हॉस्पिटल था तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे, तो उन लोगों ने बिना देर किए हुए उनका चेकअप करना स्टार्ट कर दिया। चेकअप के बाद ये पता लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, वो बस अभी बेहोशी के हालत में है। तो वो लोग तुरंत से उनका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाती है। जिसके बाद उस कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट उस लड़की के माता पिता को कॉल लगा के कहते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, जिसको कि सुन के वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि कल रात को ही उन्होंने अपनी बेटी से बात की थी। उस टाइम पे वो काफी नॉर्मल लग रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कभी ऐसा स्टेप उठा भी सकती है। और अगर ये एक सुसाइड केस था तो उनकी आंख और मुंह से ब्लड क्यों आ रहा था, और अगर ये एक मर्डर केस था तो फिर क्यों कॉलेज वाले इसको एक सुसाइड केस में बदलना चाहते थे। So hello guys, my name is Ritik and today we are going to talk about the recent RGकर Medical College murder case. 8th of August 2024 इस दिन जूनियर डॉक्टर साक्षी का आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर नाइट शिफ्ट था। अराउंड 9 बजे वो कॉलेज के अंदर एंटर भी कर जाती है एंड वो आते के साथ ही अपनी ड्यूटी पे लग जाती है। उनके ड्यूटी के बीच में अराउंड 11 बजे उनको उनके घर से कॉल आता है एंड कॉल पे उनकी मॉम होती है जो कि उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत सही है एंड क्या तुमने अभी तक खाना खाया। तो वो बताते कि उनकी अभी तक शिफ्ट खत्म नहीं हुई है तो वो बाद में खाना खा लेंगी एंड उनकी तबीयत भी ठीक है। ये कहकर उन्होंने कॉल को कट कर दिया, जिसके बाद वो अपनी ड्यूटी पे दोबारा से लग जाती है। उस दिन उस हॉस्पिटल के अंदर उतने ज्यादा पेशेंट नहीं होते हैं, जिस वजह से उनकी ड्यूटी काफी जल्दी खत्म हो जाती है। जिसके बाद अराउंड 2 बजे वो अपनी साथी जूनियर डॉक्टर्स के साथ कैंटीन के अंदर खाना खाने के लिए जाती है। उस दिन नीरज चोपड़ा का ओलंपिक मैच भी था, जिसके बारे में वो लोग खाना खाते खाते हुए डिस्कस कर रहे थे। इस डिस्कशन के बीच में उनका खाना खत्म होते होते अराउंड 3 बज जाता है। खाना खाने के बाद जूनियर डॉक्टर साक्षी को काफी ज्यादा थकान और हेडेक होने लग जाता है क्योंकि उस दिन पेशेंट बहुत कम थे वहाँ पे एंड जो भी थे उनको वार्ड बॉय इजिली संभाल लिया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि वो सेमिनार हॉल के अंदर जाकर रेस्ट ले ले एंड वो ऐसा ही करती है। अराउंड 3 बजे वो सेमिनार हॉल के अंदर रेस्ट करने के लिए चली जाती है। बट जब सुबह वो हॉस्पिटल स्टाफ उस सेमिनार हॉल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि डॉक्टर साक्षी वहाँ के फ्लोर पे अधनंगी हालत में गिरी पड़ी है एंड उनके आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से बहुत ही ज्यादा ब्लड आ रहा था एंड उनके शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान भी थे एंड साथ ही में जो चश्मा उन्होंने पहन रखा था वो टूटकर उनकी आंखों के अंदर गया हुआ था, जिसको कि देख के वो हॉस्पिटल स्टाफ काफी ज्यादा डर जाता है एंड चिल्लाते हुए बाहर की तरफ जाता है। जिसके बाद उसकी आवाज को सुनकर कुछ डॉक्टर्स वहाँ पे आते हैं एंड उनको उस हालत में देख के उनका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वो कुछ टाइम तक बेहोश थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ घंटों के बाद ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। जिसके बाद उनके पेरेंट्स को कॉल करके ये बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, जिसपे कि उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कल रात को ही उन्होंने अपनी बेटी से बात किया है। उनको पता है उनकी बेटी ऐसा कभी कदम उठा ही नहीं सकती है। तो वो लोग रिपोर्ट्स आने का वेट करते हैं एंड रिपोर्ट्स आने के बाद ये पता लगता है कि वो एक सुसाइड केस था ही नहीं, बल्कि उनका रेप और मर्डर हुआ है। उनका नेक भी टूटा हुआ था एंड शरीर के बाकी चोट के निशान से भी ये पता लग रहा था कि वो क्लियरली एक मर्डर केस है। बट पता नहीं क्यों फिर भी वो कॉलेज वाले उस केस को एक सुसाइड केस बता रहे थे। जिसके बाद रिपोर्ट्स के आते हैं उस केस को पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है, बट पुलिस भी उस केस को एक सुसाइड केस बता रही थी। पर जब उन्होंने देखा कि कॉलेज के अंदर प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट करना ही सही समझा। जिसके बाद वो क्राइम सीन के पास जाते हैं एंड वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ से उन्हें डॉक्टर साक्षी के नाखून और ब्लड के निशान मिलते हैं एंड वहाँ पे एक और भी चीज थी जो कि इस केस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, एक ब्लूटूथ ईयरफोन। ये सब को लेके पुलिस जाती है सीसीटीवी कैमरास को चेक करने, बट अनफॉर्चुनेटली उस सेमिनार हॉल के आसपास में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। बट सेमिनार हॉल के रास्ते में 1-2 सीसीटीवी कैमरास अवेलेबल थे। जिसके बाद रात के 3 बजे से लेके सुबह के 7:30 के बीच में जितने लोग अंदर बाहर आए गए उन सब के फुटेजेस चेक किए गए एंड उन सभी लोगों का डेटा
निकाला गया, जिसके बाद पता ये लगता है कि उस बीच वहाँ पे टोटल 6 लोग आए गए थे। एंड फिर पुलिस उन 6 को पूछताछ के लिए बुलाती है। पूछताछ करने के दौरान पुलिस को ऐसा कुछ भी पता नहीं लगता जो कि उनकी इस केस के अंदर हेल्प कर सके। जिसके बाद अगर तुम्हें याद हो तो क्राइम सीन के पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला था, जिसके बाद पुलिस उस ब्लूटूथ ईयरफोन को टर्न ऑन करते हैं एंड जिन 6 लोगों को उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया था उनका भी फोन लेती है एंड उनके फोन में ब्लूटूथ ऑन कर देती है। एंड जैसा कि तुम्हें पता होगा, अगर एक ब्लूटूथ डिवाइस किसी फोन से एक बार कनेक्ट हो चुका है तो जब भी उस फोन का ब्लूटूथ ऑन होगा वो दोबारा से अपने आप उससे कनेक्ट हो जाता है। तो इस केस में भी होता कुछ ऐसा ही है। वो ब्लूटूथ ईयरफोन एक बंदे के फोन से जाके कनेक्ट हो जाता है एंड वो इंसान था संजय रॉय। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था। अगर हम सिविक वॉलंटियर को आसान भाषा में समझे तो एक पुलिस जो कि सरकार से फंडेड नहीं होती है, ना ही उनको सरकार से कोई पेंशन मिलता है, ना ही उन्हें कोई सैलरी मिलती है एंड ना ही उन्हें पुलिस जितनी कोई पावर्स मिलती है। वो बस इतना कर सकते कि अगर कोई एम्बुलेंस रोड से जा रहा हो और वहाँ पे जाम हो तो वो रोड को क्लियर करवाने में उनकी हेल्प कर सके, या फिर अगर कहीं पे बाढ़ आ गई तो उनकी हेल्प करने के लिए, या फिर कहीं पे नेचुरल डिजास्टर आ गया तो वहाँ पे हेल्प करने के लिए। लाइक ये लोग सोशल वर्कर होते हैं जिनको की कोई पेमेंट नहीं मिलती है। एंड हॉस्पिटल तो एक ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे लोगों की बहुत नीड होती है, तो इसीलिए संजय रॉय को भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर इजीली एंट्री मिल जाया करती थी। पुलिस को इस केस का एक प्राइम सस्पेक्ट तो मिल ही गया था, तो वो उससे पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं। पूछताछ के दौरान वो बहुत ही शांत शांत सा बैठा था, वो अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोल रहा था इस बीच। जिसके बाद पुलिस उसका अल्कोहल टेस्ट करती है एंड टेस्ट के बाद पता ये लगता है कि संजय रॉय बहुत ही ज्यादा ड्रंक है, उसने बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है। फिर जब पुलिस ने थोड़ा जोर दे के पूछा क्या तुमने ही डॉक्टर साक्षी के साथ ये सब किया है, तो संजय रॉय उसी नशे के हालत में पुलिस को ये बताता है कि हाँ, उसी ने डॉक्टर साक्षी का मर्डर और रेप किया है। फिर जब पुलिस संजय से थोड़ा सा और डिटेल मांगते हैं तो वो फिर अपना मुंह बिल्कुल ही बंद कर लेता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। फिर जब पुलिस संजय रॉय का फोन उससे छीन कर उसके फोन को चेक करती है तो गेस व्हाट, उसका फोन पूरा का पूरा पोर्नोग्राफिक कंटेंट से भरा हुआ था एंड इससे साफ पता लग रहा था वो एक बहुत ही बड़ा पॉर्न एडिक्ट था। तो ये केस और भी ज्यादा ऑब्वियस सा होता जा रहा था, जिसके बाद पुलिस बिना देर किए हुए उसके घर पे जाती है एंड छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। जब पुलिस संजय रॉय के घर के बाहर जाती है तो उन्हें दिखता है कि एक जूता वहाँ पे रखा हुआ है जिसके ऊपर खून के धब्बे हैं। और जब पुलिस उस घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वही टी शर्ट दिखता है जो कि संजय ने उस रात पहन रखा था, जो कि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के अंदर दिखा था। फिर पुलिस ने बिना देर किए हुए उस जूते के ऊपर जो खून का सैंपल था उसे डॉक्टर साक्षी के ब्लड से मैच करने के लिए भेज दिया। फिर रिपोर्ट्स के आने के बाद पता ये लगता है कि वो ब्लड किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर साक्षी का ही था। फिर जब पुलिस संजय से क्राइम की पूरी डिटेल मांगते हैं तो वो अपना मुंह खोलने के लिए रेडी ही नहीं था। फिर जब उसे थोड़ा सा पुलिस ट्रीटमेंट मिला तो वो अपना मुंह खोलने के लिए रेडी हो गया एंड उसने स्टोरी बताई। 8 अगस्त 2024 रात के 3 बजे संजय शराब के नशे में पूरी तरह से धुत सेमिनार हॉल के पास में पड़ा हुआ था एंड फिर उसने डॉक्टर साक्षी को सेमिनार हॉल की तरफ अकेले जाते हुए देखा। जिसके बाद वो सुबह के 4 बजे तक वहीं पे पहरा देता रहता है एंड ये एश्योर कर लेता है कि वहाँ आसपास में कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो फिर सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है एंड फिर डॉक्टर साक्षी के साथ वो जबरदस्ती करता है एंड उसी बीच उनको काफी चोटें भी आ जाती है एंड अराउंड 4:45 को वो सेमिनार हॉल के बाहर आ जाता है एंड उसके आगे की स्टोरी तो तुम्हें पता ही है। अभी तो फिलहाल संजय को 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड के अंदर रखा गया है एंड अभी भी ये केस चल ही रहा है एंड क्या पता अभी और भी चीजें बाहर आनी बाकी हो। एंड प्लीज अगर आप इस वीडियो को लाइक ना करो तो भी चलेगा, बट इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले और सब इस स्टोरी के रिलेटेड अवेयर हो। एंड आई गेस कि इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा क्योंकि इस केस के रिलेटेड कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको कि पॉलिटिक्स की वजह से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। तो चलो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज स्टे सेफ एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।